नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस्टेब्लिश करने के लिए। क्या है ये फंड? देखो, ये एक प्रकार से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपको पता है हमारे देश में फसलों को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक है, तो बहुत सारी फसल हर साल ख़राब हो जाती हैं कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से और फसलों को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से। इसलिए सरकार ये चाहती है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इसी को एनकरेज करने के लिए सरकार ने ये फंड इस्टेब्लिश किया है। इस फंड की सहायता से उन प्रोजेक्ट्स की डेट फाइनेंसिंग होगी जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं या फिर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट से संबंधित हैं। मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए डेट फाइनेंसिंग होगी। कैसे होगी? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी और इंटरेस्ट सबवेंशन की सहायता से। इंटरेस्ट सबवेंशन में क्या होता है, मान लीजिए देखो कोई कंपनी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करती है, प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करती है कोल्ड स्टोरेज से संबंधित। इसके लिए 1 करोड़ का लोन लिया गया है, इंटरेस्ट रेट है 10%। तो 10% में से अगर मान लीजिए 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है तो 7% उस कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी 3% सरकार देगी उस कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट। ये मतलब होता है इंटरेस्ट सबवेंशन का। ड्यूरेशन क्या है, मतलब कब तक ये जो स्कीम है इंप्लीमेंट रहेगी? फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2029 तक। फंड लोन प्रोवाइड करेगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, इन सबको। इंटरेस्ट सबवेंशन कितना होगा? सभी लोन पे 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, लिमिट है 2 करोड़ तक। और ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन है मैक्सिमम 7 साल तक एप्लीकेबल रहेगा। क्रेडिट गारंटी का भी प्रोविज़न है, मतलब जो एलिजिबल बोरोअर हैं, कर्ज लेने वाले लोग हैं, वो कर्ज लेते हैं और कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनके कर्ज की गारंटी होगी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये क्रेडिट फंड 2 करोड़ तक के लोन को गारंटी प्रोवाइड करेगा। तो हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्स में लिथियम की प्रोडक्शन से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो, काफ़ी समय से साइंटिस्ट के सामने एक पहेली थी। वैसे तो स्टार्स में लिथियम कम होता है एज कंपेरिजन टू प्लैनेट्स, क्योंकि देखो स्टार की एवोल्यूशन में रेड जायंट फेस में लिथियम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टार्स में लिथियम ज़्यादा होता है? ऐसा क्यों? अब इस पहेली को सोल्व कर लिया है इंडियन रिसर्चर्स ने। ऐसा देखो इसलिए होता है क्योंकि रेड जायंट फेज के बाद रेड क्लम्प स्टेज में, यहाँ पर देखो स्टार्स की फॉर्मेशन में रेड जायंट स्टेज के बाद रेड क्लम्प स्टेज में कुछ स्टार्स हीलियम को प्रोड्यूस करते हैं, इसे हीलियम फ्लैश कहा जाता है। और इसी से कुछ स्टार्स में लिथियम ज़्यादा आ जाता है। समझ गए? तो ये पहेली सोल्व की इंडियन रिसर्चर्स ने कि वैसे तो स्टार्स में लिथियम कम होता है एज कंपेरिजन टू प्लैनेट्स, लेकिन कुछ स्टार्स में लिथियम ज़्यादा क्यों होता है? उसका रीज़न ये है रेड जायंट के फेस के बाद जो ये रेड क्लम्प स्टेज आती है, इसमें कुछ स्टार्स लिथियम को प्रोड्यूस करते हैं जिसे हीलियम फ्लैश के नाम से जाना जाता है। लिथियम के बारे में हम बात करें, ये लाइट एलिमेंट है, इसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। देखो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था तो बाकी एलिमेंट्स के साथ साथ लिथियम भी प्रोड्यूस हुआ। लिथियम की कुछ और क्वालिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करें। लिथियम काफ़ी सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सभी मेटल्स में सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है, एक लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता है। तो ये कुछ लिथियम की क्वालिटीज़ हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल
मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? मालदीव और श्रीलंका पहले ऐसे दो देश हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जिन्होंने मीजल्स और रूबेला को 2023 की गाइडलाइन से पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। समझ गए? WHO सीयर का मतलब है साउथ ईस्ट एशियन रीजन। इस रीजन में मालदीव और श्रीलंका पहले ऐसे दो देश हैं जिन्होंने 2023 की डेडलाइन से पहले ही मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट कर दिया है। एक एक करके दोनों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं मीजल्स की। ये देखो हाईली कंटाजियस वायरल डिजीज़ हैं। जैसे कोरोना जो वायरस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, उसी प्रकार से ये मीजल्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। हालांकि कोरोना तो देखो बहुत ही ज़्यादा कंटीजियस है, कंपैरिजन आपस में नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। और वर्ल्ड में जो यंग चिल्ड्रन हैं उनकी डेथ का ये एक मेजर काज है। खास करके देखो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं मीजल से, क्योंकि ये वायरस मालनरिश्ड चिल्ड्रन पर ज़्यादा अटैक करता है और जिन बच्चों की इम्यूनिटी नहीं होती उन पर ज़्यादा अटैक करता है, उन पर मीजल्स का ज़्यादा असर होता है। कैसे स्प्रेड होता है? गले से, मुंह से, नाक से ड्रॉपलेट्स जो निकलती हैं उनके माध्यम से ये जो मीजल्स है वो ट्रांसमिट होता है। समझ गए? मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके नाक से, मुंह से, गले से कुछ ड्रॉपलेट्स निकली, उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। क्या क्या सिम्टम्स या फिर कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं मीजल्स से? ब्लाइंडनेस, इंसेफ्लिटिस, सीवियर डायरिया, ईयर इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, ये सब हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रूबेला की। इसे जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कंटाजियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है और जनरली चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट्स में ये होता है। और जब होता है तो माइल्ड वायरल इन्फेक्शन होता है। जब देखो प्रेग्नेंट वुमन में रूबेला इन्फेक्शन होता है तो डेथ का खतरा पैदा हो जाता है। इसके अलावा कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, मतलब बच्चे का जो जन्म होता है उनमें बर्थ रिलेटेड डिफेक्ट्स पैदा होने का खतरा रहता है। मीजल्स एंड रूबेला इनिशिएटिव एक ग्लोबल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मकसद है दोनों डिजीज़ को एलिमिनेट करना, और इन डिजीज़ को एलिमिनेट करने के लिए वैक्सीन इस प्रकार से हैं, कम्बिनेशन में आती है मीजल्स रूबेला, मीजल्स मम्स रूबेला, मीजल्स मम्स रूबेला वेरिसेला। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट ये है, यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। ये स्कीम अर्बन माइग्रेंट्स एंड पुअर लोगों के लिए है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये देखो एक सब स्कीम है। कौन सी स्कीम के अंतर्गत ये आती है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत। समझ गए? मतलब जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम है उसी स्कीम का एक ये पार्ट है, आप कह सकते हो सब स्कीम है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या होता है इस स्कीम में? इस स्कीम में देखो टू प्रोन्स्ड अप्रोच को फॉलो किया जाता है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं लेकिन वैकेंट हैं, अभी खाली हैं, उनको कन्वर्ट किया जाएगा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में। और इसके लिए कंसेशन एग्रीमेंट साइन होगा 25 सालों के लिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, अगर देखो कोई प्राइवेट एंटिटी या फिर पब्लिक एंटिटी अपने आप से जो अवेलेबल वैकेंट लैंड है उसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अगर कन्वर्ट करती है 25 सालों के लिए, तो काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, जैसे यूज़ परमिशन, 50% एडिशनल फ्लोर एरिया रेशो, कंसेशनल लोन एट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रेट्स, टैक्स रिलीफ्स एट पर विद अफोर्डेबल हाउसिंग। ये सब फायदे पहुंचाए जाएंगे उन प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज़ को जो अपने यहाँ वैकेंट लैंड को इन कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। कौन बेनिफिशरी होगा इस स्कीम का? एक बड़ी वर्क फोर्स जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइडर, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और दूसरे सेक्टर्स, लेबरर्स, स्टूडेंट्स जो छोटे शहरों से या फिर रूरल एरिया से शहरों में आते हैं काम करने के लिए, उनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा।
₹1,000 से लेकर ₹3,000 तक के रेंट पर उन्हें रूम या फिर फ्लैट किराए पर मिल जाएगा। ये स्कीम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल सिताना धारवारेंसिस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नॉर्दर्न कर्नाटका में एक नई स्पीसीज डिस्कवर की गई है, फैन थ्रोटेड लिजर्ड, जिसका नाम है सिताना धारवारेंसिस। ये देखो एक नई स्पीसीज है छिपकली की, जो कि एक और स्पीसीज से मिलती जुलती है जिसका नाम है सिताना लेटिसेप्स। बट इस स्पीसीज का जो थ्रोट फैन है वो बड़ा है। थ्रोट फैन मतलब ये देखो, ये गर्दन के पास जो लूज स्किन लड़कती रहती है, इसे थ्रोट फैन कहा जाता है। तो सिताना धारवारेंसिस का थ्रोट फैन बड़ा है एज कंपेरिजन टू इससे मिलती जुलती जो स्पीसीज है सिताना लेटिसेप्सम। देखो नॉर्दर्न कर्नाटका में रॉक टेरेन में या फिर जो ओपन झाड़ियाँ हैं उनमें मिलने वाली ये सेकंड स्पीसीज हैं। कुछ समय पहले एक गैको मिला था नॉर्दर्न कर्नाटका में जिसका नाम था हेमिडेक्टलस विजय राघवनी। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सिताना धारवारेंसिस के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर सेंट्रली सेक्टर स्कीम है? याद कीजिए ये स्टेटमेंट देखो गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, नो स्टार हैज़ बीन फाउंड विद हाई लिथियम कंटेंट सो फार, ये भी गलत है, क्योंकि साइंटिस्ट के सामने ये पहेली थी ना कि कुछ स्टार्स में लिथियम का कंटेंट ज़्यादा क्यों होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, सिताना धारवारेंसिस ये डिस्कवर की गई है केरला से, नहीं कर्नाटक से, नॉर्दर्न कर्नाटका से, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। उसके बाद रूबेला से संबंधित स्टेटमेंट, ये कंटाजियस है, बिल्कुल सही। जनरली माइल्ड वायरल इन्फेक्शन होता है बच्चों में और यंग एडल्ट्स में, बिल्कुल सही। तो चौथी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।